नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द चल रही उस तीखी और बेहद गंभीर बहस की परतों को खोलने वाले हैं। हम सीधे सोर्स के डेटा, फैक्ट्स और इतिहास का इस्तेमाल करके इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले देखेंगे निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर असल में क्या बन रहा है, फिर इसका इकोनॉमिक मोटिवेशन, उसके बाद चीन और मलक्का डिलेमा का एंगल, फिर डिएगो गार्सिया की ऐतिहासिक मिसाल और आखिर में सिक्योरिटी और इकोलॉजी के बीच के बैलेंस को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंड जीरो पर यानी निकोबार में आखिर बन क्या रहा है। 81,000 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर की गहराई को समझिए। इतनी बड़ी एस्टिमेटेड कॉस्ट देखते ही हमें तुरंत अंदाजा हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना विशाल है। मतलब ये कोई रोजमर्रा का कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस और बड़े विजन का हिस्सा है। अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा कैसा? देखिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड का टोटल एरिया करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से 149 स्क्वायर किलोमीटर के एक हिस्से में ये प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी, एक ड्यूअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों ऑपरेशंस हैंडल कर सके। साथ ही ग्लोबल कार्गो के लिए एक विशाल ट्रांसशिपमेंट हार्बर और देश में ही एनर्जी की जरूरतें पूरी करने के लिए गैस और सोलर पावर जनरेशन का जबरदस्त सेटअप भी शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर, द इकोनॉमिक मोटिवेशन। मतलब इस प्रोजेक्ट की आर्थिक जरूरत क्या है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें इंडिया के ट्रांसशिपमेंट रूट को देखना होगा। आज के डेट में हमारे देश का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो सीधे हमारे पोर्ट्स पर नहीं आता, बल्कि कोलंबो या सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट से घूमकर आता है। ये साफ दिखाता है कि हम विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। और इस डिपेंडेंसी का एक बहुत भारी प्राइस टैग भी है। इस लंबे और घुमावदार रास्ते की वजह से भारतीय व्यापारियों को हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ता है। जरा सोचिए, ये पैसा सीधे दूसरे देशों की इकोनॉमी में जा रहा है। नया ट्रांसशिपमेंट हार्बर इसी फाइनेंशियल बोझ को खत्म करने और हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। एक और हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि दुनिया भर का 30 से 40% कंटेनर ट्रैफिक ठीक इसी इलाके से होकर गुजरता है। मतलब ये जगह रणनीतिक और आर्थिक रूप से एक गोल्ड माइन है। अगर यहाँ हमारा अपना हब बनता है तो ये ग्लोबल ट्रेड के लिए सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, चीन और मलक्का डिलेमा। यहाँ हम इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती नेवल प्रेजेंस को समझेंगे। आपने शायद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सुना होगा। ये एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है जो चीन के मिलिट्री और कमर्शियल ठिकानों के उस नेटवर्क को दर्शाती है जिसका मकसद भारत को घेरना माना जाता है। सोर्स साफ तौर पे पॉइंट आउट करता है कि कैसे चीन ने पिछले कुछ सालों में जिबूती, ग्वादर और हम्बनटोटा जैसी जगहों पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सचमुच चौंकाने वाले हैं। चीनी नौसेना, जिसे प्लान कहा जाता है, कि फ्लीट बहुत विशाल हो चुकी है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 50 डिस्ट्रॉयर्स और 68 पनडुब्बियां, जिनमें 12 न्यूक्लियर पनडुब्बियां शामिल हैं। सोर्स का तो यहाँ तक तर्क है कि वॉरशिप्स के मामले में चीन की नेवी अब अमेरिका से भी बड़ी हो चुकी है। और बात सिर्फ बड़े जहाज़ों की नहीं है। सोर्स कुछ बहुत ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पॉइंट्स का भी जिक्र करता है, जैसे कि अंडमान के एकदम करीब कोको आइलैंड्स पर संदिग्ध चीनी रडार और रनवे, इंडोनेशियाई जलडमरू मध्य में मिले अंडर वाटर स्पाई सेंसर्स और इंडियन मिसाइल टेस्ट्स को ट्रैक करने वाले चीनी रिसर्च वेसल्स। यही वो वजह है कि इंडियन नेवी इस रीजन में एक क्रेडिबल डेटरेंस यानी एक मजबूत बचाव क्षमता तैयार करना चाहती है। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस गेम में चीन की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसे मलक्का डिलेमा कहते हैं। दरअसल चीन का 80% तेल आयात मलक्का स्ट्रेट के एक बेहद संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। खुद चीनी लीडरशिप इसे अपनी एक बड़ी वल्नरेबिलिटी मानती है और इस प्रोजेक्ट के समर्थकों का सीधा सा तर्क है कि हमें इस कमजोरी का स्ट्रेटेजिक फायदा जरूर उठाना चाहिए। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, डिएगो गार्सिया की ऐतिहासिक मिसाल। सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना का इस्तेमाल करता है, ये बताने के लिए कि इंडियन ओशन की सुरक्षा के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर रहना क्यों एक बड़ी भूल हो सकती है।
ये कोल्ड वॉर के टाइम का एक काफी डार्क चैप्टर है। 1965 से 1973 के बीच के इस टाइमलाइन को देखिए। यूके और अमेरिका ने एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए डिएगो गार्सिया से लगभग 500 मूल निवासियों को कितनी क्रूरता से बेदखल किया। पहले आर्टिफिशियल भुखमरी पैदा करने के लिए सप्लाई शिप्स रोकी गईं, फिर डर फैलाने के लिए लोगों के पालतू जानवरों को मारा गया और आखिर में बचे हुए लोगों को जबरदस्ती जहाज़ों में भरकर मॉरिशस और सेशेल्स भेज दिया गया। और आज की डेट में डिएगो गार्सिया क्या है? ये अमेरिका का एक प्रमुख मिलिट्री सपोर्ट बेस बन चुका है। यहाँ 2000 से ज्यादा फुल टाइम मिलिट्री पर्सनल तैनात हैं जो पूरे इंडियन ओशन, गल्फ और अफ्रीका पर 24 घंटे नजर रखते हैं। ये बेस अमेरिका को इस पूरे रीजन में अपना पावर प्रोजेक्ट करने की सहूलियत देता है। तो अगर हम संप्रभुता यानी सोवरेनिटी की तुलना करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ डिएगो गार्सिया है जो विदेशी कंट्रोल में है और जहां लोकल्स को बिना किसी अधिकार के बेदखल कर दिया गया, और दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार है जो भारत का अपना संप्रभु हिस्सा है। वहां के लोग भारतीय नागरिक हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर खुद की सुरक्षा के लिए बन रहा है। सोर्स का मेन पॉइंट यही है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होने से हम उन विदेशी ताकतों के भरोसे नहीं रहते जो सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। तो अब आते हैं आज के सबसे अहम और फाइनल सेक्शन पर, सिक्योरिटी और इकोलॉजी के बीच का बैलेंस। ये वो हिस्सा है जो इस पूरी डिबेट के एकदम सेंटर में है। इंडियन नेवी ने इस प्रोजेक्ट के सपोर्ट में कुल 46 कारण बताए हैं। इनमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस जैसे बेहद अहम पॉइंट शामिल हैं। ये साफ दिखाता है कि सेना ने इस प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पहलू को कितनी गहराई से एनालाइज किया है। The Great Nicobar Island project is going to be a game changer in the geostrategic maritime domain within the Indian Ocean. लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लोन के शब्द बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं कि टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट के जियोपॉलिटिकल वजन को कैसे देखते हैं। उनके लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर है। तो अल्टीमेटली ये पूरी डिबेट नेशनल सिक्योरिटी बनाम इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी पर आके रुक जाती है। सोर्स का स्टैंड ये है कि बेशक यहाँ का पर्यावरण बहुत ही संवेदनशील है और उसे बचाना ज़रूरी है, लेकिन इसका फोकस सख्त एनवायरमेंटल नियमों को लागू करने पर होना चाहिए, न कि इतने क्रिटिकल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से रोक देने पर। और जाते जाते एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, कोई भी देश अपनी महत्वपूर्ण समुद्री संप्रभुता और पर्यावरण संरक्षण की इस बेहद अहम ज़रूरत के बीच कामयाबी से बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के इन मुश्किल ट्रेड ऑफ्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।